प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान में जिस पाठ को पढ़ेंगे उसका नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। यह हमारा छठा पाठ है। इस पाठ में हम कपड़ा और लोहा या इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ब्रिटिश शासन से पहले इन उद्योगों की क्या स्थिति थी, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इन उद्योगों की क्या स्थिति रही और किस प्रकार इन दोनों उद्योगों का पतन हुआ। विशेष रूप से भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन किस प्रकार हुआ, ये हम इस पाठ से जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। भारतीय कपड़ा और विश्व बाजार। बंगाल अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्रों में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी से देश भर में मशहूर थे। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़ा खरीदने लगी। यूरोप में व्यापारियों द्वारा भारतीय सूती कपड़ा सबसे पहले इराक के शहर मोसुल में देखा गया। तो बच्चों, इससे हमें पता चल रहा है कि किस प्रकार भारतीय कपड़ा यूरोप में कितना प्रसिद्ध था, कि यूरोप की सारी जो कंपनियां थी वो भी भारतीय कपड़ा खरीदने लगी। धीरे धीरे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था बंगाल में, और यूरोप में व्यापारियों द्वारा जो भारतीय सूती कपड़ा सबसे पहले देखा गया, भारत से ले जाया गया, वो कहाँ ले जाया गया? इराक के शहर मोसुल में। और ये बात हो रही है अंग्रेज़ों की भारत पर विजय से पहले, और उस वक्त बंगाल जो है पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्रों में सबसे आगे था। अब एक तरफ तो था कपड़ा उद्योग और दूसरी तरफ वहीं मसालों का उद्योग भी जो है भारत का, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। मसालों की तलाश में आए पुर्तगाली लोगों ने सबसे पहले केरल के कालीकट में डेरा डाला और यहाँ से वह लोग मसालों के साथ सूती कपड़े भी ले गए। इसी सूती कपड़े को उन्होंने कैलिको नाम दिया। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले कालीकट आए थे, तो कालीकट से ये कपड़ा ले जाने की वजह से ही उन्होंने इस कपड़े को, सूती कपड़े को, कैलिको नाम दिया। धीरे धीरे पूरे यूरोप और इंग्लैंड में लगभग 1680 के दशक में भारतीय सूती कपड़े की मांग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि वहाँ की जो महारानियाँ होती थी वो भी सूती कपड़े के परिधान ही पहनती थी। और उस वक्त जो सूती कपड़ा बनाया जाता था उनमें जो मशहूर, जो सबसे ज़्यादा मशहूर थे वो थे बंडाना शैली के कपड़े, पटोला शैली के कपड़े। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांश राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिखाए गए हैं बंडाना और पटोला जो कपड़ा था उसके। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ ये स्थानीय बुनाई परंपरा का एक हिस्सा बन गई। वहाँ पर ये बुनाई जो है एक परंपरा थी। हर जगह, हर घर में इस प्रकार की बुनाई होती थी और ये कपड़ा बनाया जाता था। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त राष्ट्र, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है जो लखनऊ, जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चित्र बुने जाते हैं। इनका रंग प्राय सलेटी और सफ़ेद ही होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि जामदानी कपड़ा कैसा होता है, उसमें सूती का कपड़ा होता है जिसमें सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता था? ये काम लखनऊ में किया जाता था। जामदानी बुनाई का सबसे बड़ा केंद्र था लखनऊ। यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। अब ये देखते हैं कि यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़े की क्या स्थिति थी। तो 18वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से इंग्लैंड के ऊन और रेशम व्यापारी बेचैन थे। क्यों बेचैन थे? क्योंकि जो भारतीय कपड़ा है उसकी लोकप्रियता वहाँ पर इतनी ज़्यादा थी यूरोप के बाज़ारों में कि उनको ये बेचैनी होने लगी कि किस तरीके से इस उद्योग को छीना जाए। जिसके दबाव में 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। कैलिको, जो सूती कपड़ा कैलिकट से ले जाने के बाद उसको कैलिको कहा गया,
तो उसके लिए, उसको बंद कराने के लिए, उस उद्योग को बंद कराने के लिए भी एक कैलिको अधिनियम, एक कानून उन लोगों ने पारित कर दिया। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय कपड़ा वहां तक जाए, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना माण वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन छापे जाने लगे। इसी क्रम में आविष्कार हुआ एक मशीन का, जो कारीगर अपना कपड़ा बुनने के लिए उसका उपयोग करते थे। उसका नाम दिया गया स्पिनिंग जेनी। तो क्या होती है स्पिनिंग जेनी? एक ऐसी मशीन जिससे कारीगर एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थी। बुनकर कौन थे? बुनकर लोग बुनाई के काम को करने वाले समुदायों के कारीगर होते थे, जो बुनकरी का काम करते थे, बुनाई करते थे। जो बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले या कैकोल्लार तथा देवांग समुदाय बुनकरों के लिए प्रसिद्ध थे। ये प्रसिद्ध बुनकर थे। अब देखेंगे कि भारतीय कपड़े का पतन कैसे हुआ। जो विश्व भर में भारत का कपड़ा इतना मशहूर था, उसका पतन किस प्रकार हुआ। ब्रिटेन में सूती कपड़े उद्योग के विकास से 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय कपड़ा उत्पादकों को यूरोप और अमेरिका जैसे बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों से आए कपड़े का मुकाबला करना पड़ता था। साथ ही भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था। तो जब से यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटेन का कपड़ा आने लगा, तो वहाँ पर भारतीय जो कपड़ा था, वहाँ पर उनको कपड़ा उत्पादकों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वहाँ पर सारा कपड़ा कहाँ से आता था? ब्रिटेन से आता था। तो भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था। इसके साथ ही इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 19वीं सदी में भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के पारंपरिक बाजार से बाहर कर दिया था, जिसकी वजह से हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने माल खरीदना बंद कर दिया और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना भी बंद कर दिया। ऐसे प्रभाव भारतीय कपड़े को पतन की ओर ले गए। तो भारतीय कपड़े के पतन का मुख्य कारण था कि ब्रिटेन में जो बना हुआ सूती कपड़ा था, उसका विश्व बाजार पर छा जाना। साथ ही इंग्लैंड ने भारत से कपड़े का निर्यात भी बंद कर दिया। इसकी वजह से हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। तो ये था भारतीय कपड़े के पतन का मुख्य कारण। अब ये देखेंगे कि सूती कपड़ा मिलों का उदय किस प्रकार हुआ। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई थी। यह कताई मिल थी। सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय वस्तुओं की मांग एक बार फिर से बढ़ी। सन 1910 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला था। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में कमी आ गई और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों में कपड़े के उत्पादन बढ़ाने की मांग जाने लगी। तो इस प्रकार भारत में सूती वस्त्रों की बढ़ती हुई मांग को देखकर और ज़रूरत को देखकर सूती कपड़ा मिलों का उदय हुआ, जिनमें भारी मात्रा में सूती कपड़ा बनाया गया और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में मजदूरों को रोजगार दिया गया। टीपू सुल्तान की तलवार भारतीय इस्पात और लौह धातु कला का एक बेजोड़ उदाहरण है टीपू सुल्तान की तलवार। टीपू सुल्तान ने 1799 तक मैसूर में शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों?
टीपू सुल्तान की तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ, जो उस वक्त पूरे दक्षिण भारत में बनाई जाती थी। तो टीपू सुल्तान की तलवार की जो खासियत थी वो ये थी कि वो लोहे के कवच को भी आसानी से चीर सकती थी, और ये गुण उसके अंदर कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक जो स्टील थी उससे पैदा हुई, जो उस वक्त पूरे दक्षिण भारत में बनाई जाती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के एक साल बाद सन 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह बनाया जाता था। प्रगलन भट्टियाँ क्या होती हैं? जहाँ पर स्टील और लोहे की चीज़ों को गलाया जाता है, उनको हम प्रगलन भट्टियाँ कहते हैं। इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारतीय वुड स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। अब देखते हैं भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय किस प्रकार हुआ। भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय सन 1904 में अप्रैल के महीने में अमरीकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन कर रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीनों और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। इन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक राजहरा पहाड़ियों को ढूंढने में भी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्स और जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे की सहायता की। यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था, लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद सुवर्णरेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको आज हम टिस्को के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। तो इस प्रकार भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय हुआ। तो बच्चों, हमने बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक पाठ को पढ़ा और समझा कि किस प्रकार भारतीय सूती कपड़ा विश्वविख्यात था, फिर किस प्रकार उसका पतन हुआ। बुनकर कौन थे, सूती कपड़ा मिलों का उदय और भारतीय इस्पात कारखानों का उदय किस प्रकार हुआ। साथ ही हमने इस पाठ में स्पिनिंग जेनी मशीन के बारे में पढ़ा। तो आइए एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं कि किस प्रकार स्पिनिंग जेनी काम करती है। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन थी जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थी, जिससे कम समय में अधिक उत्पादन हो सकता था। इससे सूती कपड़े की बुनाई को एक नया रूप मिला।